बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज मोटिवेशन और मोटिवेशन थ्योरीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे और उसमें हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स भी होंगे और वो मेन टॉपिक्स जो हमारे होंगे उसमें मोटिवेशन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन है क्या, उसका प्रोसेस क्या है, और फिर मोटिवेशन की जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जो मेन थ्योरीज़ हैं मोटिवेशन की, उसमें नीड थ्योरीज़ की हम बात करेंगे, नीड थ्योरीज़ और कंटेंट थ्योरी, और फिर हम प्रोसेस थ्योरीज़ की बात करेंगे, और लास्ट पे हम जो है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरीज़ की बात करेंगे। ये तीनों थ्योरीज़ जो है ये मोटिवेशन की मेन थ्योरीज़ हैं, और इसके साथ साथ हम इनके जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ हम चेक करेंगे मुख्तलिफ क्विज़ की शक्ल में, एमसीक्यूज़ की शक्ल में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन के हवाले से कि मोटिवेशन है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है, जो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस है, उसमें तीन मेजर फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तीन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो डिटरमिनेट होती है। एक तो उस इंडिविजुअल की एबिलिटी यानी उसकी कैपेबिलिटी, फिर जो वर्किंग इन्वायरमेंट होती है वहाँ की, वर्किंग इन्वायरमेंट से मुराद उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, और भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारे रोल प्ले करते हैं किसी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ के हवाले से। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज नहीं होंगे और कोई इंडिविजुअल बहुत काबिल भी होगा तो ज़ाहिर है वो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। और इसी तरह से तीसरी जो अहम चीज़ है जिसको हम डिस्कस करें, इस जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। कि एक इंडिविजुअल हो सकता है कैपेबल भी हो, उसमें एबिलिटी भी हो, वर्किंग इन्वायरमेंट भी हो, अच्छी हो, लेकिन इफ़ ही डजंट हैव ए डिज़ायर टू परफॉर्म, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बंदे में एबिलिटी भी हो, बंदे में मोटिवेशन भी हो, और वर्क इन्वायरमेंट जो है वो भी पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर बंदा सिर्फ मोटिवेटेड ही होगा और अगर उसके पास वो स्किल नहीं होगी परफॉर्म करने की, तो तभी वो कामयाब नहीं होगा, तभी वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो अब हम मोटिवेशन के हवाले से देखते हैं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये है कि मोटिवेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एक्शंस। हमारे जो भी बिहेवियर हैं, हमारे जो भी एक्शंस हैं, उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो हमें कंपेल करती है उस एक्शंस को लेने के लिए, उसको हम मोटिवेशन जो है वो कहते हैं। तो ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हमारे एक्शंस होंगे वो हमारी परफॉर्मेंस है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मोटिवेशन के हमने प्रोसेस को समझना हो तो हम सिंपल सी एक जो है वो इस एक मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन की मॉडल को देखने से पहले हम उसकी एक डेफिनेशन को भी देखते हैं कि ए पर्सन इज़ मोटिवेटेड व्हेन ही इज़ एनर्जाइज, डायरेक्टेड एंड परसिस्टेंट टूवर्ड्स अटेनिंग ए गोल। यानी किसी भी इंडिविजुअल को हम मोटिवेटेड तब कहेंगे जब उसके अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी। एनर्जाइज्ड हो, एनर्जाइज होने से मतलब इससे मुराद ये है कि वो ईगर हो, ड्रिवन हो, डायरेक्टेड हो, उसका मतलब वो फोकस्ड हो, एंगेज्ड हो, और परसिस्टेंट का मतलब है कि वो डिटर्मिन्ड हो। यानी ये तीनों चीज़ें अगर किसी इंडिविजुअल में पाई जाएंगी तब हम उसको कहेंगे मोटिवेटेड है। यानी उसका फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है, उसका एनर्जाइज होना भी बहुत ज़रूरी है, उसका डिटर्मिनेंट होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको कोई सेटबैक मिलते हैं तो फिर भी वो डिटर्मिनेंट रहे और फिर भी वो कोशिश करता रहे उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो तब हम कहेंगे ही इज़ ए मोटिवेटेड इंडिविजुअल। तो मोटिवेशन का मॉडल, जैसे मैं कह रहा था, मोटिवेशन का मॉडल अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये नीड थ्योरीज़ के हवाले से इस मॉडल को समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली हमारी नीड्स हैं दो तरह की। एक तो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है, ये सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड है। और इसी तरह से हमारी दूसरी जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो हमारी जो नीड, स्टेटस की नीड हैं, सोशल नीड्स हैं हमारी, और इसी तरह से हमारी डिफरेंट टाइप्स की नीड्स हैं कि हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए। ये हमारी इनबिल्ट नीड नहीं है। इनबिल्ट नीड जो है वो हमारी बायोलॉजिकल नीड है जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ पैदा की है कि हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है, तो वो हमारी बायोलॉजिकल नीड है। बहरहाल ये दो तरह की हमारी नीड्स हैं। हमारी ये नीड्स हैं जब ये अराउज्ड होती हैं, जब ये स्टिमुलेट होती हैं, जब ये बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे को भूख लगती है, अब वो भूख जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो वो मोटिव बन जाती है।
अब वो मोटिव जो है ये वो स्टेट होती है जो हमें टेंशन देती है, ये हमें कंपेल करती है, हमें मजबूर करती है, हमें फोर्स करती है कि हमें वी शुड टेक सम एक्शंस, कि हमें कुछ एक्शंस देने की ज़रूरत है ताकि हम उस टेंशन से, उस अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन से जो है हम बाहर निकलें। तो मोटिव जो है वो नीड की वो फॉर्म है जो अराउज्ड हो चुकी है, जो स्टिमुलेट हो चुकी है। तो नीड जो है इट बिकम्स मोटिव, और फिर हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम एक्शन से मुराद है, इसी मिसाल को अगर ध्यान में रखेंगे तो जब हमें भूख लगेगी और भूख जो हमारी बढ़ जाएगी तो फिर हम एक्शन ये लेंगे कि हम कोई चीज़ खाएंगे जिससे हमारी जो है वो भूख जो है वो कम होगी या ख़त्म होगी फॉर द टाइम बीइंग, और फिर हमें सेटिस्फेक्शन होगी, यानी हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो एक बेचैनी होगी या डिससेटिस्फेक्शन होगी या वो अनकम्फर्टनेस का एहसास होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें भूख लगी, भूख ने शिद्दत इख्तियार की, हमने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, कोई चीज़ खाई, कोई चीज़ पी जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हुई, और फिर हमारी भूख जो है फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म होगी। लेकिन इस मॉडल में एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो ये है कि ये अब देखें, ये एरो जो है हमने, ये येलो एरो जो है वो फिर नीड की तरफ जा रही है, यानी हमारी नीड जो है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है। यानी हमें भूख लगेगी, भूख शिद्दत इख्तियार करेगी, हम खाना खाएंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ अर्सा बाद फिर हमें भूख लग जाएगी, फिर हमारी वो नीड जो है वो फिर उसी तरह से मोटिव बनेगी। तो ये अमल जो है, नीड चाहे साइकोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर हम साइकोलॉजिकल नीड भी कोई पूरी करते हैं, हम एक मोटर बाइक लेते हैं तो मोटर बाइक के बाद हमारी गाड़ी की ख्वाहिश होती है, गाड़ी से बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश हो सकती है, घर से बड़े घर की ख्वाहिश हो सकती है। यानी साइकोलॉजिकल नीड्स भी जो है वो इंसान की कभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड जो है 100% सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम मोटिवेशन की थ्योरी, जैसे हमने शुरू में जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने मोटिवेशन की थ्योरीज़ के बारे में बताया कि मोटिवेशन की 3 तरह की थ्योरीज़ हैं। एक तो है नीड थ्योरीज़, इसको हम कंटेंट थ्योरीज भी कहते हैं। यानी नीड थ्योरीज का मतलब यह है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक एक्शन टू सेटिस्फाई देयर नीड और डेफिशिएंसी। यानी नीड थ्योरी जो है ये बेस करती हैं हमारी नीड के ऊपर, और इस नीड थ्योरी का पर्सपेक्टिव बेसिकली यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं मोटिवेशन के हवाले से, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी नीड्स हैं, वो हमारी फेल्ट डेप्रीवेशन हैं, यानी किसी चीज़ की कमी के एहसास को हम नीड कहते हैं। तो हमारी वो डेफिशिएंसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो नीड थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे, और इसमें अगर आप देखें इसका मतलब ये है कि ये जो है कि हमारी नीड जो है वो हमें किसी बिहेवियर को करने पे मजबूर करती हैं। यानी नीड से हम बिहेवियर की तरफ जो है वो कंपेल होते हैं या मजबूर होते हैं कोई बिहेवियर करने के ऊपर, और फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर उसके कोई रिजल्ट्स मिलते हैं जिससे वो हम सेटिस्फाइड होते हैं, और फिर जो है वो हमारी नीड जो है वो किसी हद तक पूरी होती है। यानी नीड जो है वो हमें बिहेवियर करने पे, ये जो एरो है ये इसलिए ज़रूरी है कि हम तीनों थ्योरीज जो है वो उसको कंपेयर कर सकें। तो पहले में देखें नीड ही हमें जो है वो बिहेवियर करने पे मजबूर कर रही है या कंपेल कर रही है। दूसरी हमारी प्रोसेस थ्योरीज है। प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि हमारे थॉट प्रोसेस जो है, हमारी नीड नहीं बल्कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है ये हमें ड्राइव करता है किसी स्पेसिफिक पाथ की तरफ के हम उसके ऊपर एक्शन लें, और फिर जो है वो हम अपनी जो है नीड को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन बेसिकली वो हमारी नीड नहीं है। वो नीड थ्योरीज तो कहती है कि हमारी नीड हमें कंपेल करती है, ये कहती है कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हमें कंपेल करता है कि हम एक्शन लें। तो इसका मतलब है जैसे पहले हम देखें कि नीड ने बिहेवियर की तरफ हमें माइल किया या फोर्स किया, यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस जो है हमें माइल या फोर्स कर रहा है कि हमको बिहेवियर करें। और इन सारी थ्योरीज़ को हम, ये तीनों बड़ी थ्योरीज़ जो हैं इनको हम आगे डिटेल से भी देखते हैं। तीसरी थ्योरी जो सेट ऑफ थ्योरीज़ पढ़ेंगे वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरीज़। उसमें भी 4 तरह की कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव है, उसके बाद पनिशमेंट है और एक्सटिंक्शन है। तो लेकिन ये फ़र्क जो है इसके अंदर वो देखिए ज़रा कि यहाँ पे पहली थ्योरी जो नीड है उसमें नीड जो है उसने हमें कंपेल किया बिहेवियर करने पे। दूसरे में थॉट प्रोसेस है उसने हमें कंपेल किया बिहेवियर करने पे या एक्शन पे। यहाँ पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो तो हमें रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहा है जैसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स जो है वो हमें वो बिहेवियर करने पे जो है वो कंपेल करें। यानी इसका मतलब जो रिवार्ड या पनिशमेंट या कोई भी सूरत जो होती है, जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमें किसी बिहेवियर के करने पे मजबूर करते हैं। यानी इनिशियली तो यहाँ पे देखें तो हमारा बिहेवियर जो हम जो कर रहे होते हैं उस बिहेवियर के नतीजे में हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं, फिर आगे वो रिज़ल्ट जो है
वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं उसी बिहेवियर को कंटिन्यू रखने के लिए। इनको हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम नीड थ्योरीज जो है वो देखते हैं। नीड थ्योरीज में हम 4 तरह की जो मेजर थ्योरीज हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड पढ़ेंगे, इसको आगे देखते हैं डिटेल के साथ। फिर उसके साथ हम ERG थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी जो है, और इसको भी देखेंगे। और फिर हम ट्राई ऑफ नीड है, मैक्लेलन की ट्राई ऑफ नीड जो है उसको डिस्कस करेंगे। इंसान की मैक्लेलन कहता है कि 3 ड्राइविंग जो है वो फोर्स हो सकती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन, और तीनों ही इंसान के होती है, लेकिन किसी में कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा होती है जो उसको ड्राइव करती है, मोटिवेट करती है। और फिर इसके अंदर जो चौथी थ्योरी पढ़ेंगे वो है हमारी 2 फैक्टर थ्योरीज। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें उसने 2 तरह के फैक्टर्स जो है वो डिस्कस किए हैं कि कुछ फैक्टर जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर है और कुछ जो है वो डिससेटिस्फायर हैं या हाइजीन्स फैक्टर्स का उसने नाम दिया। अब इनको बारी बारी हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। ERG थ्योरी उसको भी अभी देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि कॉन्सेप्ट भी चेक कर लें, तो पहले हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो इसमें देखें एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी हैज़ ए रिटायरमेंट प्लान फॉर इट्स टीचर टू कवर देयर फाइनेंशियल नीड्स आफ्टर देयर रिटायरमेंट्स। द बेनिफिट्स टारगेट विच लेवल ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के हवाले से ये जो यूनिवर्सिटी ने रिटायरमेंट प्लान जो है वो बनाया है टीचर्स के लिए, ये कौन सा लेवल है मैस्लो की हायरार्की के हवाले से जिसको ये टारगेट करता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो जो हमने बात किए थे कि जो रिटायरमेंट प्लान है या पेंशन प्लान हैं या जॉब सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी नीड्स जो है उसको पूरा करती हैं। ठीक है, जब जॉब टाइप सॉरी ये अच्छा, तीसरी थ्योरी जो है वो हमारी है डेविड मैक्लेलन की थ्योरी ऑफ नीड। डेविड मैक्लेलन ने थ्योरी ऑफ जो है वो नीड जो है वो दी है। उसने कहा कि इंसान की नीड के 3 तरह के लेवल्स हैं, यानी लेवल्स नहीं बल्कि उसने 3 डायरेक्शंस बताई हैं कि 3 तरह की नीड जो है वो उसमें पाई जाती है। नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर पावर है और नीड फॉर अफिलिएशन है। और ये तीनों तरह की नीड जो है वो इंसान को जो है वो उसने कहा कि मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन बाज़ लोगों में किसी नीड का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो है उनमें नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है, तो वो नीड फॉर पावर उनको ये ड्राइव करती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। किसी में नीड फॉर एफिलिएशन ज़्यादा होती है और किसी में नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तीनों तरह की नीड्स की वो जो है बात करता है डेविड मैक्लेलन। अच्छा जी, उसके बाद चौथी थ्योरी जो है हमारे पास वो है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी जो है, हर्जबर्ग ये कहता है कि 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर्स का वो नाम देता है मोटिवेटर फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉइज़ को या ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करते हैं, यानी जिसमें अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इट्सेल्फ अगर अच्छा काम हो, ऐसा काम जो इंसान को मोटिवेट करता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ये फैक्टर जो है वो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं। और दूसरे फैक्टर्स का उसने कहा ये जो वो फैक्टर हैं जो डिससेटिस्फायर फैक्टर्स होते हैं। डिससेटिस्फायर फैक्टर का मतलब है ये कि ये मोटिवेट नहीं करते। इनमें से कुछ फैक्टर्स का मौजूद होना ज़रूरी है, अगर ये ना मौजूद हो तो इंसान डीमोटिवेटेड हो जाता है, लेकिन इनका होना मोटिवेट नहीं करता, ना होना डीमोटिवेट कर सकता है। जैसे इसमें सैलरी है या जॉब सिक्योरिटी है या वर्किंग कंडीशंस हैं, लेकिन ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग ये चीज़ें इंसान को मोटिवेट नहीं करती, लेकिन इनका ना होना जो है इंसान को डीमोटिवेट जो है वो कर सकता है। तो ये चारों जो है वो थ्योरीज ने अभी देखी हैं कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जिसमें 5 लेवल हैं, फिजियोलॉजिकल नीड है, सिक्योरिटी नीड है, सोशल नीड है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और फिर हमने ERG थ्योरी देखी है, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ थ्योरी। मैक्लेलन की जो है वो ट्राई ऑफ नीड देखी है, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर अचीवमेंट। और फिर 2 फैक्टर थ्योरीज जो है वो हमने देखी है। तो ये नीड थ्योरी है, इसको हम कंटेंट थ्योरीज कहते हैं, जिसमें हम 4 देखी हैं। आप आगे चलते हैं, हम प्रोसेस थ्योरीज जो है वो उनकी बात करते हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जो है वो देख लें साथ जो भी पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेटर अकॉर्डिंग टू 2 फैक्टर थ्योरी। जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें ये जो 4 नीचे हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से कौन से ऐसा फैक्टर है जो मोटिवेटर फैक्टर है। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, सैलरीज और सुपरविजन जो है ये मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो रिकग्निशन जो है ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो डिससेटिस्फायर हैं, यानी वो इंसान को मोटिवेट जो है वो नहीं करते।
इसी तरह से हम ट्राई ऑफ नीड के हवाले से अगर बात करें तो हम ये एग्जांपल देखते हैं कि माइक इज़ वर्किंग हार्ड टू सिक्योर एज इन ऑल सब्जेक्ट सो ही कैन गेट द मेरिट स्कॉलरशिप। माइक जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ताकि उसको स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप मिले। तो माइक के अंदर कौन सी नीड जो है वो ज़्यादा है, अचीवमेंट की नीड, एफिलिएशन की, पावर की? तो आई होप कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि उस अंदर अचीवमेंट की नीड ज़्यादा है, कि वो सारे ये चाह रहा है ताकि उसको मेरिट स्कॉलरशिप। अब इसके बाद हमारी प्रोसेस थ्योरीज हैं। पहले हमने नीड थ्योरीज पढ़ी हैं मोटिवेशन की, अब प्रोसेस थ्योरी है। तो प्रोसेस थ्योरीज में हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं, गोल सेटिंग थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो इनको बारी बारी आप देखने की कोशिश करते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी बेसिकली इसका पर्सपेक्टिव ये है कि इंसान जो है अगर वो गोल उसके सामने रखे जाएंगे तो गोल जो है वो इंसान को मोटिवेट करते हैं। तो बेसिक उसका ये है कि गोल होने चाहिए, गोल इंसान को मोटिवेट करते हैं। और गोल ऐसे होने चाहिए जो बड़े स्पेसिफिक होंगे और बड़े चैलेंजिंग किस्म के गोल्स होने चाहिए। अगर स्पेसिफिक और चैलेंजिंग होंगे दे विल बी मोर मोटिवेटिंग, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोल अगर आप ऐसे रखते जो बहुत इजी होंगे तो वो इजी गोल जो है वो हमें बहुत मोटिवेट नहीं करते, वो हम शायद थोड़ा सा लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं या कंप्लेसेंसी का शिकार होते हैं। वी डोंट वर्क फॉर दैट। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने सी ग्रेड लेना, तो सी ग्रेड शायद उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने में मोटिवेट नहीं करेगा। वो शायद पढ़े ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, सी तो मेरे लिए आसान है, मैं पढ़े बगैर भी ले लूँगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर गोल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो ये मोटिवेट करता है। इसी तरह से गोल, ऐसे गोल एक्सेप्टेड गोल विल बी मोर मोटिवेटिंग। यानी अगर आप लोग जो है वो गोल सेट करते हैं जिसमें एक बॉस और एक एम्प्लाई है, अगर दोनों मिल बैठ के गोल सेट करते हैं और एम्प्लाई जो है वो गोल को एक्सेप्ट भी करता है। मिसाल के तौर पे अगर बॉस कहता है जी आज आपने 100 यूनिट बनाने हैं, और एम्प्लाई जो है अगर उसके साथ एग्री नहीं करता और वो उस बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर वो एम्प्लाई मोटिवेटेड नहीं होगा। लेकिन ये दोनों मिलके अगर फैसला करेंगे कि हमें 100 बनाने हैं या 80 बनाने हैं या 120 बनाने हैं, तो फिर जो है वो दोनों फिर वो गोल एम्प्लाई के लिए मोटिवेटिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने गोल को एक्सेप्ट किया और उसने उससे पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जो है वो भी गोल को इम्प्रूव करती है हमारी मोटिवेशन को, कि गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो। तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और फीडबैक, कि जब बंदा काम कर रहा हो तो उसको फीडबैक दिया जाए कि हाउ ही और शी इज़ परफॉर्मिंग, तो ये भी मोटिवेट करता है। और ख़ासतौर पे अगर इनकरेज भी किया जाए तो वो लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसी तरह से हमारी इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी जो है इसमें हम 2 तरह की थ्योरीज इक्विटी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। एक है पर्सनल इक्विटी और एक है सोशल इक्विटी। पर्सनल इक्विटी से क्या मुराद है? इसका मतलब कि इंडिविजुअल अपनी इनपुट को अपनी आउटकम के साथ जो भी उसको मिलता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। और सोशल इक्विटी से मुराद ये है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ भी कंपेयर करता है। तो बेसिकली अब पहले जो है वो पर्सनल इक्विटी को देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पर्सनल इक्विटी से मुराद ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल की एफर्ट ज़्यादा हो, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एफर्ट ज़्यादा है और रिवार्ड कम है, तो इसका मतलब द पर्सन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर एक बंदा मेहनत ज़्यादा कर रहा है लेकिन वो समझता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उसने उतना मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो वो ज़ाहिर है वो इस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा। इसी तरह से अगर एक बंदे की एफर्ट कम है और उसको रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा हो, तो तब भी ये थ्योरी ये कहती है कि तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, इन अ सेंस कि वो अपने आप को गिल्टी महसूस करेगा। वो महसूस करेगा कि यार मैं काम कम कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा है, तो अंदर से वो उसको डिससेटिस्फैक्शन जो वो होगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पर्सनल इक्विटी जो है उसके हवाले से बंदा सिर्फ उस वक्त जो है वो ज़्यादा मुतमईन होगा जब उसकी एफ़र्ट और रिवार्ड जो है उसके बराबर होंगे। अगर एफ़र्ट और रिवार्ड में इम्बैलेंस होगा किसी भी तरह से, अगर एफ़र्ट ज़्यादा कर रहा है रिवार्ड कम मिल रहा तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और अगर एफ़र्ट कम कर रहा है रिवार्ड तब ज़्यादा मिल रहा तब भी वो अंदर से गिल्टी महसूस करेगा। तो ये तो पर्सनल इक्विटी की मिसाल होगी। अब हम बात करते हैं सोशल इन इक्विटी की। इस मिसाल को समझें। अगर 2 इंडिविजुअल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, एक का नाम अली है और दूसरे का नाम आसिफ है। अगर अली जो है ही इज़ गेटिंग 60,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है और आसिफ इज़ गेटिंग ओनली 40,000, तो आसिफ जो है ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और उसका मतलब ये होगा वो इस इनइक्वालिटी जो है उसको उससे हैप्पी नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो चांसेस हैं कि वो काम भी करना कम कर देगा, या तो एक पॉजिटिवली अगर हो सकता है तो हो सकता है वो ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करे कि शायद ऐसा। लेकिन जब उसको पता है कि जितनी एफर्ट वो कर रहा है अली भी उतनी एफर्ट कर रहा है लेकिन अली को 60,000 मिल रहे हैं और मुझे 40,000 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिससेटिस्फाइड होगा और चांसेस हैं
कि वो अपना काम जो है वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक करना जो है वो कम कर देगा। दूसरी सूरत में अगर हम देखते हैं कि उसी आसिफ की मिसाल लें कि अगर आसिफ को अली से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन दोनों की एफ़र्ट सेम है, यानी अली और आसिफ की ये हमने दोनों सूरतों में अज्यूम किया कि दोनों की एफ़र्ट सेम है, और आसिफ को अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आसिफ जो है वो ही विल फील गिल्टी बीइंग ओवर पेड, कि उसको ये लगेगा कि यार मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इस चीज़ से भी वो खुश नहीं होगा अल्टीमेटली। तो बेहतर ये होगा सोशल इक्विटी के हवाले से कि अगर दोनों को एक जैसी सैलरी मिल रही है तो तब आसिफ जो है वो खुश होगा, उस चीज़ से मुतमईन होगा कि जितनी मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ मुझे उतनी सैलरी मिल रही है, और साथ साथ ये है कि जितनी अली एफ़र्ट लगा रहा है उसको भी मेरे बराबर ही सैलरी मिल रही है, तो इस चीज़ से वो ज़्यादा मुतमईन होगा। तो इसको हम कहते हैं सोशल इक्विटी। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों इक्विटी का, अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी, दोनों इक्विटी का ख्याल रखना चाहिए कि पर्सनल इक्विटी भी हो कि इंसान जितनी एफ़र्ट कर रहा है उसको रिवार्ड उसकी परसेप्शन के मुताबिक उसका रिवार्ड भी उतना होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, और इसी तरह से उसके साथ अगर दूसरे लोग काम कर रहे हैं और उनकी इनपुट भी उतनी है, उनकी एबिलिटीज़ भी उतनी है, तो फिर उनका रिवार्ड भी बराबर होना चाहिए। इसको भी अगर देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के हवाले से, अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी इंडिविजुअल्स आर कंसर्न विद वर्किंग कंडीशन ओनली, पे स्केल्स, देयर पे रिलेटिव्स टू अदर पे। तो ज़ाहिर हम सिर्फ पे स्केल्स उसकी बात नहीं करें, इनपुट और आउटकम के हवाले से बात करें, या हम एक बंदा जो है उसको हम दूसरे बंदे से कंपेयर करने की बात करें। तो इसका राइट कि हमने बात की थी इन तीनों चीज़ों की, कि पहली में देखते हैं कि क्या वो ये समझता है कि मैं परफॉर्म भी कर सकता हूँ, और दूसरे में रिवार्ड की बात जो है वो हो रही थी, ठीक है, और तीसरे में जो है वो हम बात कर रहे थे कि वो रिवार्ड उसके लिए उसका कोई यूसेज भी है, उसका कोई वैल्यूएबल भी है उसका। तो अब अगर इसमें देखें तो ये जो हमारा अभी क्वेश्चन था जो मैं दोबारा आपके सामने ला रहा हूँ कि इसमें देखें कि वो कंसर्न उसमें बेसिकली ये है कि अली डज नॉट नो हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर, यानी उसको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना ही नहीं आता, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर की यूसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, वो उसको बेसिकली कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो उसका कंसर्न जो है वो एफर्ट परफॉर्मेंस के साथ लिंकेज है। यानी अभी तो इसमें रिवार्ड की बात ही नहीं हो रही, अभी तो इस बात हो रही है कि क्या उसके अंदर वो एबिलिटीज़ भी है कि उसको परफॉर्म कर सके। अब तीसरी थ्योरी जो है अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो मेन थ्योरीज जो मोटिवेशन की, उसमें है तीसरी थ्योरी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी। और रीइंफोर्समेंट की अजम्पशन ये है, जैसे हमने कहा कि हमारा बिहेवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस से शेप होता है। यानी पहली थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारी नीड जो है वो हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होती है, यानी नीड की वजह से हम कोई बिहेवियर करते हैं। दूसरी में था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होता है। और इसमें यह है कि वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेनली वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हम किसी चीज़ को इनिशिएट तो करते हैं, लेकिन इनिशिएट करने वाली जो पावर है वो अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इनिशिएट करने की पावर जो है वो इतना ज़्यादा उसका रोल नहीं होता जितना रिजल्ट्स का होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का होता है। यानी अगर हमको काम करेंगे, अगर हमें उसका रिवार्ड मिलेगा, इसको देख लें, अगर हमको काम करते हैं उसका हमें रिवार्ड मिलता है तो वो काम हम दोबारा भी करेंगे। अब देखें, पहला है हमारे नीड या प्रोसेस जो है वो हमारे बिहेवियर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी पहले व्हाट मैनेजर्स डू बिफोर परफॉर्मेंस, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स हैं वो अपने वर्कर को कहते हैं कि ये काम करो, तो इसका मतलब या जो भी वो उसको कहने की कोशिश करते हैं कि हमें तुम्हें ये इनाम देंगे या ये तुम काम करो हम तुम्हें रिवार्ड देंगे, तो जो वो काम करने से पहले कह रहे हैं उसको हम एक्टिवेटर कह रहे हैं। और इसका रोल कहा जाता है कि इसका रोल जो है वो 15 to 20% है। और जो काम करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिवार्ड है, जो हमारे बिहेवियर को, ये जब एरो देख रहे हैं आप, जो हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होता है, इसका असर जो है वो या इसकी वजह जो है वो 75 to 80% ये हमारी कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे बिहेवियर को बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। इसकी एक मिसाल अगर आप समझें, अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अगर आप पढ़ोगे तो हम तुम्हें जो है वो कोई रिवार्ड देंगे, फॉर एग्जांपल हम तुम्हें मोटर बाइक लेके देंगे। बच्चा पढ़ता है, यानी माँ बाप ने एक्टिवेटर के तौर पे माँ बाप ने उससे वादा किया कि हम तुम्हें मोटर बाइक लेके देंगे। इसका रोल वो अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी 15 से 20% है, ठीक है, 15 to 20% है ये जो हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज हो रहा है। लेकिन जब वो माँ बाप उसको मोटर बाइक लेके देंगे या वो जो भी प्रॉमिस गिफ्ट जो है उसको देंगे, तो वो चीज़ जो है उसको रीइंफोर्स करेगी। नेक्स्ट टाइम भी अगर वो उसको कहेंगे कि ये काम करो तो वो मज़ीद भी पढ़ेगा, या वो मज़ीद इसी वजह से मज़ीद पढ़ेगा कि उसको इस चीज़ का जो है रिवार्ड मिला। तो अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी की ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे बिहेवियर पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं।
आप इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी था जिसके ऊपर ये बेस थी ये सारी थ्योरी। बीएफ स्किनर जो है उसने एक रैट जो है वो एक केज के अंदर रखा उसने, और फिर उस रैट को उसने एक साइड पे एक लीवर भी था और एक साइड पे जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक था। एक जगह पे अगर वो जाता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, और दूसरी जगह पे अगर एक लीवर को दबाता था तो उसको वहाँ से फूड जो है वो वहाँ से जो है वो मिलता था। तो आहिस्ता आहिस्ता रैट जो है उसको ये पता चल गया कि इस लीवर को दबाने से जो है वो मुझे फूड मिलेगा, तो उसको उसने बार बार दबाना शुरू कर दिया, और जिस जगह से उसको जिस एरिया में जाने से या जिस लीवर को दबाने से उसको करंट लगता था वो उसने दबाना छोड़ दिया। मकसद इसका ये है, ये जो रीइंफोर्समेंट या इसको ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं, कि इंसान भी इसी तरह से वो काम करता है जिसका उसको रिवार्ड मिलता हो, जिस काम से उसको कोई नुकसान पहुंचता है वो काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है। तो इसी की बेसिस पे फिर उसने ये की कंडीशन जो है वो बयान की इसकी, कि अगर आप किसी का बिहेवियर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर दोबारा भी हो, जैसे ये रैट की मिसाल है कि अगर हम बिहेवियर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके बदले में पॉजिटिव रिवार्ड देना चाहिए। पॉजिटिव रिवार्ड जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज़ करेगा। एक दूसरी शक्ल भी हो सकती है किसी के बिहेवियर को बढ़ाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, कि उसको डराया जाए, इसी किसी ऐसी चीज़ से कि हम तुम्हें पनिश करेंगे, अगर ये तुम काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें ये पनिश करेंगे। अभी आप पनिश नहीं कर रहे उसको, लेकिन डरा रहे हैं, तो डरने से भी काम होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे तो हमें तुम्हें मोटर बाइक लेके देंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि उसको पॉजिटिव रिवार्ड दे के और आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। बाज़ ये भी होता है कि माँ बाप कहते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो हम तुम्हें कुछ सज़ा देंगे या तुम्हारा मंथली जो है वो अलाउंस जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, एक तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की ये भी इंटरप्रिटेशन है कि एक अगर कोई बंदा जो है कोई काम कर रहा है और वो काम उसके लिए अनडिज़ायरेबल है, तो हम उसको कहते हैं कि अगर तुम ये काम, जो हम उसको नेक्स्ट को काम दे रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर ये तुम काम करोगे ना तो हम आपके वो जो अनप्लेजेंट काम है ना उसमें से कुछ कम कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक वर्कर जो है वो 6 दिन जो है वो फैक्ट्री में आता है, तो उसका मैनेजर उसको बोलता है कि हम आपको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अगर ये आप प्रोजेक्ट का कर लेंगे तो आप 6 दिन की बजाय फिर आप 5 दिन आएंगे। यानी उसका कोई ऐसी चीज़ जो है अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसका रिमूवल जो है वो करना, ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। तो दोनों तरह से हो सकता है। किसी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी को डरा के कि हम तुम्हें ये, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो वी विल पनिश यू, इस वजह से भी जो है वो लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा ये भी उससे प्रॉमिस किया जा सकता है कि जो ऑलरेडी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहा है तो उसमें से कमी कर दी जाएगी अगर वो ये काम करेगा। तो दोनों तरह से आप किसी के बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से किसी के बिहेवियर को, जो आपको अनडिज़ायरेबल बिहेवियर लगे, उसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो हम उसे पनिश करते हैं कि अगर उसने वो काम किया जो हम कहते हैं कि ये दोबारा ना हो, तो हम उसको पनिश करेंगे, उसको सज़ा देंगे, चाहे वो फिज़िकल सज़ा हो या फाइनेंशियल कोई जुर्माना हो या इस किस्म की, तो हम उसको सज़ा देंगे। और या दूसरा तरीका जो है वो बिहेवियर को स्टॉप करने का, इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो हमारे हिसाब से नेगेटिव है, तो हम इसको ये करते हैं कि हम अगर कोई पॉजिटिव रिवार्ड उसको दे रहे थे वो हम विड्रा कर लेते हैं या हम उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं देते। ठीक है, अगर वो हम कोई बंदा कोई ऐसा नेगेटिव काम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी को तंग कर रहा है तो बाज़ का हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ उसको इग्नोर करते हैं ताकि उसको किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स ना मिले जिससे वो दोबारा ये काम करने की कोशिश करे। तो जो एक्सटिंक्शन का मतलब है कि हम किसी किस्म का उसको रिवार्ड जो है कोई अटेंशन नहीं देते, किसी किस्म का रिवार्ड नहीं देते ताकि उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली जो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसको रिवार्ड जब नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी के, किसी बिहेवियर को अगर कोई पॉजिटिव रिवार्ड नहीं दिया जाएगा तो बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता जो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। अभी कॉन्सेप्ट टेस्ट इसकी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये अभी हम तो कुछ थोड़ी सी जो पहली थ्योरीज पढ़ी हैं उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे और साथ हम रीइंफोर्समेंट को भी देखते हैं। तो इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है उसकी है? तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, मैस्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी और रीइंफोर्समेंट की। तो हमें याद है कि एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी थ्योरी जो है ये प्रोसेस थ्योरी थी और रीइंफोर्समेंट की थ्योरी जो है वो अभी हमने पढ़ी है। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो है वो नीड थ्योरी है। तो ये हमारा सी आंसर जो है वुड बी द राइट आंसर। इसी तरह से वो कौन सी थ्योरी है? थ्योरीज आइडेंटिफाई दैट एम्प्लॉइज कंपेयर देयर इनपुट विद द रिवार्ड्स। कि हमने पढ़ा इक्विटी थ्योरी के अंदर कि एम्प्लॉइज अपनी इनपुट को रिवार्ड के साथ भी कंपेयर करते हैं और एम्प्लॉइज अपनी इनपुट को
और अपने रिवार्ड को दूसरों की इनपुट और रिवार्ड के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो दोनों तरह की जो है वो थ्योरीज उसमें पर्सनल इक्विटी के हवाले से भी और सोशल इक्विटी के हवाले से भी है। तो ये दोनों तरह की इक्विटी थ्योरी ही है उसका आंसर, राइट आंसर है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी जो है कि पीपल विल रिपीट दोज बिहेवियर दैट प्रोवाइड रिवार्ड्स एंड अवॉइड दोज विच पनिश दैम, यानी ऐसे चीज़ों को वो अवॉइड करेंगे जिनसे उनको पनिश किया जा रहा है, और ऐसी चीज़ों को वो बार बार करेंगे जिनका उनको बिहेवियर को आप अच्छा जो है रिवार्ड जो है वो दे रहे हैं। तो रिवार्ड बिहेवियर को रिपीट करवाता है और पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को ख़त्म करवाती है। तो ये कौन सी थ्योरी, वो अभी हमने जो लास्ट थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी है हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि पॉजिटिव रिवार्ड जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो है वो रीइंफोर्समेंट भी हमें मोटिवेट करती है, लेकिन वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, और पनिशमेंट जो है वो हमारे उस बिहेवियर को स्टॉप करने में होती है कि अगर हम किसी चीज़ को पनिश करेंगे तो वो बिहेवियर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब एंड पे जो है वो इसको एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने आज जो है वो इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी मोटिवेशन थ्योरीज़, और मोटिवेशन थ्योरीज़ में हमने नीड थ्योरीज़ पढ़ी हैं। नीड थ्योरीज़ में हमने 4 थ्योरीज़ पढ़ी हैं, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ERG थ्योरी, ट्राई ऑफ नीड, 2 फैक्टर थ्योरीज़, और इसके साथ फिर हमने प्रोसेस थ्योरी में गोल थ्योरी पढ़ी है, इक्विटी थ्योरी पढ़ी है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी है, और लास्ट में जो है हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी है जिसमें हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से मुराद है कि हम किसी जो पॉजिटिव काम चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं किसी को, तो हम उसको पॉजिटिव रिवार्ड जो है वो देंगे, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि हम उसको डरा के या उसका कोई नेगेटिव जो है वो एलिमेंट दूर करके जो है उसको नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट करेंगे। पनिशमेंट ये है कि जब हमने किसी बिहेवियर को स्टॉप करना होगा तो हम उसको पनिश करेंगे, अल्टीमेटली जब पनिश करेंगे तो वो बिहेवियर ख़त्म हो जाना चाहिए। और एक्सटिंक्शन ये है कि जो इसी तरह से जो बिहेवियर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अगर उसका हम रिवार्ड बंद कर देंगे, उसको किसी भी बिहेवियर को जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको किसी किस्म का रिवार्ड हम नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली वो बिहेवियर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा आज